नमस्कार मेरे भाइयों। मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो। लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है, क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं। देखो भाई, YouTube पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा। उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं। तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो। अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। चलो बढ़िया है, सब लोग आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश कर लें। अभिनंदन भाई गुड इवनिंग। चलो तो शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास। लेट्स बिगिन विद द क्लास। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं, जैसे फंक्शंस हमने चालू किया, सेंट्रल बैंक हमने चालू किया था और करेंसी अथॉरिटी वाला एक फंक्शन हमने कर लिया था। तो बेसिकली मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के अंदर हमने सबसे पहला कर लिया था कि भैया जो सेंट्रल बैंक हमारा है वो करेंसी अथॉरिटी है। अब करेंसी अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो करेंसी इशू कर सके, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ तक हमने कर लिया था। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसको हाईलाइट भी कर लेना। तो आपको समझ में ये चीज़ आनी चाहिए कि जो आरबीआई है इसका कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आरबीआई बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में अच्छा खासा बड़ा काम करती है। दैट मीन्स आरबीआई का काम है कि वो बैंकर जैसे भी काम करे, एजेंट जैसे भी काम करे और फाइनेंशियल एडवाइज़र जैसे भी काम करे। तो आप इन तीनों को भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आरबीआई विल एक्ट एज अ बैंकर, एक्ट एज एन एजेंट, एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। हमारी भारत सरकार के लिए कुछ इस प्रकार के काम आरबीआई परफॉर्म करता है कि भारत सरकार का जितना भी फंडिंग फाइनेंस है वो कौन मैनेज करेगा? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर बहुत बेसिक तरीके से कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इतनी सी नॉलेज तो आपको होनी ज़रूरी है, कम से कम इतना पता होना ज़रूरी है। इतना भी लिख दिया तो नैया पार हो गई। मान लो अटक गए, मान लो कहीं पे लगा कि आंसर आता ही नहीं है, मान लो ऐसा लगा कि भैया गए इस बार तो फेल होने वाले हैं, ये 3 शब्द लिख दीजिए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में। जब सेंट्रल बैंक का फंक्शन पूछ लिया जाए, भगवान कसम पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इतना याद रख लेना थोड़ा सा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए।
कभी कभार हमें समझ में नहीं आता ना कि हमें पॉइंट के अंदर क्या लिखना है या हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें लगा के बैठे हैं लोग। तो लो भाई, तुम्हारे सामने मैं थाली में परस के दे रहा हूँ। जितना मैं लिखवा रहा हूँ उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये नोट्स तुम्हारे हाथ में हैं और ये लाइव सेशंस तुम्हारे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, बिलीव मी, स्कूल कोई भी टेस्ट ले ले, बोर्ड कोई भी टेस्ट ले ले, एक बार पूरे वीडियो से गो थ्रू कर लो और ये नोट्स पढ़ लो। इसके बाहर से तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बेस्ट रिवीजन मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया कि आरबीआई कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस। नाउ यहाँ पे जो टर्म हाईलाइटेड है मेरे बच्चों, वो यहाँ पे देख लेना कि बिजनेस है, मतलब सारी की सारी बातें चल रही हैं बिजनेस की। जो आरबीआई है वो सारे बैंकिंग बिजनेस करता है हमारी भारत सरकार के यानी गवर्नमेंट के। आपको ये चीज़ पॉइंट आउट करके याद रखनी है। फिर से बोल देता हूँ, आरबीआई जो है भारत सरकार के जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग बिजनेस होते हैं या जितने भी एक्टिविटीज़ भारत सरकार करता है, ट्रेड ऑफ करता है, ये वो करता है, यहाँ से ख़रीदना वहाँ से ख़रीदना, ये करना वो करना, ये सारी चीज़ें आरबीआई करके देता है। सो भाई, आरबीआई ने ये काम भी कर लिया। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची सेकंड पॉइंट के लिए, तो मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। या मैं इसको भी कर सकता हूँ, रुको यार, मैं इसी में कर लेता हूँ। नहीं यार, फिर हौच पौच होगा, रहने दो, मैं नेक्स्ट पेज पे ही आ जाता हूँ। इसके आगे अभी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। मैं और सितारा बना के आपको आगे की कहानी भी बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज़, एक तो हमने गवर्नमेंट को बिजनेस जैसे ले लिया, यानी आरबीआई जो है वो पूरा बिजनेस संभाल रही है। आरबीआई पूरा काम कर रही है एज अ बैंकिंग सिस्टम भारत सरकार के लिए, कि भारत सरकार कोई भी बिजनेस डील करती है, कोई भी ट्रेड ऑफ करती है, किसी भी तरह का काम करती है, वो पूरा का पूरा आरबीआई संभालेगा। बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, यानी गवर्नमेंट का बैंक बेसिकली आरबीआई है। नाउ इसी के अंदर पार्थ कुछ नहीं, भारत सरकार यहाँ पे जो मैंने बोला ना मेरे भाई पार्थ, ऑल बैंकिंग बिजनेस, पार्थ ऑल बैंकिंग बिजनेस का मतलब है बैंक के थ्रू होने वाले सारे बिजनेसेस या जो भी भारत सरकार ट्रेड करती है या जो भी भारत सरकार पैसा देती है या पैसा मंगवाती है, ये सारा का सारा कौन गवर्न करेगा, कौन कैरी आउट करेगा? आरबीआई। जैसे तुम एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवा लो तो सारे ट्रांजैक्शंस तुम्हारे वहां से होना चालू हो जाते हैं। ऐसे ही भारत सरकार के पूरे ट्रांजैक्शंस कौन देखता है? हमारा आरबीआई। आरबीआई एक तरह से बैंक की तरह एक्ट करता है। तो बैंकिंग बिजनेस का मतलब हो गया वो सारे ट्रांजैक्शंस जो बैंक से हो रहे हैं भारत सरकार के, वो आरबीआई ध्यान रखेगा। अब क्योंकि हम भारत सरकार को ये बोल रहे हैं कि भैया तुम बिजनेस कर रहे हो, और कर भी रहा है, भारत सरकार पैसा कमाता है ट्रेड करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, भारत सरकार टैक्सेस वगैरह ले रहा है, ये ले रहा है, मतलब हर तरीके से पैसा कमा रहा है। भारत सरकार ने कई कंपनीज में पैसा भी लगा के रखा है। सो भारत सरकार के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां से भारत सरकार पैसे कमा सकती है। तो फिर जैसे बाकी बिजनेस, याद रखना मैं पीछे जा रहा हूं वापस, जैसे बाकी सारे बिजनेस अपना करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, मेरे को बता दो क्या भारत सरकार को भी ऐसे करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी अगर भारत सरकार बिजनेस करेगा तो? बस इतना बता दो, छाती चौड़ी हो जाएगी मेरी। Just like any other business, whether the government also needs a current account, just like all other business houses. Just tell me this and I will be feeling proud. क्या बात है, सब बिल्कुल सही लाइन पकड़े हुए हैं। बस मैं आनंद बिंद को समझा देता हूँ। आनंद बिंद मेरे भाई, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो गया बिजनेस, और मैंने आनंद बिंद भाई आपको सिखाया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड की है तो मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि बिजनेस का करंट अकाउंट होता ही होता है। तभी मैं बोलता हूँ, जब मैं सिखाता हूँ तो मैं बहुत सुकून से सिखाता हूँ ताकि तुम्हें एक एक चीज़ दिमाग में बैठ जाए। एनी बिजनेस ऑपरेटिंग इन इंडिया विल हैव टू हैव अ करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस कभी भी सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है। अपन ने कितना डीप डिस्कशन किया था मेरे भाइयों, ठीक है? तो अगर बिजनेस कर रहा है भैया हमारा भारत सरकार, तो भारत सरकार के पास भी करंट अकाउंट होना चाहिए। यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज देख लेना, ये लो भाई, आरबीआई मेंटेन करता है करंट अकाउंट फॉर कीपिंग द कैश बैलेंसेज ऑफ गवर्नमेंट। भारत सरकार के जो भी कैश बैलेंसेज हैं उसके लिए आरबीआई को मेंटेन करना पड़ेगा करंट अकाउंट। तो ये चीज़ बहुत हाईलाइटिंग है, ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे भाइयों, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ तो जो या तो एमसीक्यूज़ में पटक दी जाएंगी, जो तुम बोलते हो ना एमसीक्यूज़ के लिए कब तैयारी करेंगे, तो ये रही। जो एमसीक्यूज़ में पटकेंगे, नहीं पटकेंगे तो भाइयों वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, बड़े क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछ लेंगे। तो कृपया करके हर चीज़ के लिए तैयार रहिए आप, जैसा मैं कह रहा हूँ। आर्यन भाई देखो, बस तुमने ये बोल दिया ना, आंसर जो दिया उससे मुझे लेना देना नहीं है, तुमने जो आगे लगाया ना, सोचने वाली बात है। बस आर्यन भाई जीवन सफल हो गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि आप सोच रहे हैं, यू आर अ थिंकर, ठीक है? आप बस ये नहीं कि हाँ सर ने बोल दिया तो बस सुन लिया।
अगर तुमने कॉमर्स बाबा के साथ रह के ये थिंकिंग मेंटालिटी डेवलप कर ली तो भाई नतमस्तक तो हम आपके सामने हैं कि एटलीस्ट मैंने आपका दिमाग खोल के रखा हुआ है कि आप लॉजिकली सोच रहे हैं, जो कि ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स में तो स्पेशली ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एमसीक्यूज़ अलग से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं एक बार में ही पूरा करवा दूंगा ना भाई, क्यों मैं दोबारा एमसीक्यूज़ पे आऊँ। तो हर एक चीज़ जो हाईलाइटेड है समझ लेना एमसीक्यू में आएगी। अब आ जाते हैं जो हमारी भारत सरकार है, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे मैंने आपको एक कुछ रिसीट एंड पेमेंट वाला लिखवाया था, रुको मैं दिखा देता हूँ। एजम्पशंस लिखवाए थे मैंने, ये लिखा हुआ है, पढ़ो ज़रा। सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़रा पढ़ो इस चीज़ को, क्या लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारे नोट्स में पूरी दुनिया है। ये सेकंड पॉइंट जो तुम्हें दिख रहा है एक बार देख लो, ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर राउटेड थ्रू द बैंक्स। जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो बैंक्स के थ्रू ही राउट किया जाएगा, यानी बैंक्स के थ्रू ही चैनलाइज किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किराने वाले को कैश दे आओ। जब हम ये सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से होते हुए जाएंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है। और इसलिए आपके माइंड में ये चीज़ें डाली जा रही हैं कि रियलिटी अभी भले ही कुछ भी हो कि कैश में चलो अभी भी काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। फ्यूचर कह रहा है कि सारी चीज़ें बैंक से होते हुए जाएंगी। इसलिए ये हमने ऑलरेडी एजम्पशन मान लिया है, ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी पॉसिबल ओनली थ्रू द बैंक्स ओनली। ये एजम्पशन आपको भी मानना पड़ेगा। और जो मेरे से 11th पढ़ चुके हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं ये बैंक कितना चिल्लाता था उन्हें 11th क्लास में, क्योंकि 12th क्लास में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कृपया करके इस चीज़ को ध्यान दीजिए जो मैंने आपको बताया है कि सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक से ही होके जाने वाले हैं। अब जब हमें ये अकल आ चुकी है कि ओके भाई बैंक से काम करना है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बना सकता हूँ और सब लोग मेरे साथ नोट करो, और कहीं पे भी डिफिकल्टी आए पूछ लेना। बिल्कुल आनंद भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई काटती है ना पैसा। आनंद बिंदे मेरे भाई, आरबीआई बिल्कुल सरकार से पैसा काटती है, क्यों फ्री में करेगी आरबीआई भी यार, आरबीआई को भी तो पैसा कमाना है। छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। सो आरबीआई ऑल्सो कैरीज आउट, पहली चीज़ एक्सचेंज कैरी आउट करता है आरबीआई। रेमिटेंस वगैरह यानी पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं या यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र्स वगैरह जो होते हैं, वो रेमिटेंस भी, एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी आरबीआई देखता है। रेमिटेंस का मतलब हो जाता है किसी को पैसा पहुँचाना, किसी को पैसा देना, कहीं पे स्कीम में लगा देना, पुल वगैरह बनवाने के लिए पैसा दे देना, फंडिंग दे देना, तो रेमिटेंस भी आरबीआई देखता है भारत सरकार की तरफ से। और अगर कोई और बिजनेस ऑपरेशन होगा या बैंकिंग ऑपरेशन होगा तो वो भी आरबीआई देख रहा है। मतलब यहाँ पे क्लियरली क्या बोल रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द रिसीट एंड पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने रिसीट्स लिखा है और पेमेंट्स लिखा है। तो प्लीज़ यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि बाबा जी ने इतना लिख दिया था रिसीट एंड पेमेंट, तो भैया रिसीट एंड पेमेंट ही है। नहीं, आरबीआई इसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें करता है, इवन इफ इट इज़ अबाउट द एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि कोई नहीं जानता। तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज अपने आप में एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड आ जाए कि भारत सरकार का फॉरेन एक्सचेंज कौन देखता है, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी नोट लिखवा दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई देखता है, रिसीट एंड पेमेंट तो देखेगा ही। उसके अलावा जो भी बैंक से रिलेटेड होगा वो सारा का सारा आरबीआई देखेगा। रेमिटेंस आ गया लिखा हुआ तो भी कंफ्यूज मत हो जाओ, मैंने लिखवा दिया है। और अदर बैंकिंग में तो फिर जो भी तुम्हें दिख जाए, सीधी बात है, भारत सरकार का कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो आरबीआई से होते हुए जाएगा, खत्म कहानी। रेमिटेंस क्या होते हैं सर, प्लीज़ एक्सप्लेन वंस। आदित्य सरिया जी ने पूछा है सर अकाउंट किसके नाम पर होगा, प्रेसिडेंट। अच्छा, अकाउंट किसके नाम पे हो, अकाउंट किसके नाम, किसी के नाम पे भी नहीं, भारत सरकार का ही होता है, गवर्नमेंट होता है, बस उस पर साइन वगैरह जो है वो पीएम के लगते हैं और कुछ नहीं। प्रेसिडेंट के लगते हैं कहीं पे पीएम के लगते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से कौन सी स्कीम जा रही है। वैसे प्रेसिडेंट के तो लॉज पे लगते हैं। अब मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैं लॉ में नहीं हूँ, बट हाँ छोटी मोटी चीज़ें जानता हूँ कि कोई बिल वगैरह पास करना है वगैरह तो वो प्रेसिडेंट से आता है निकलते हुए। और बाकी ये जो गवर्निंग काउंसिल होती है, इन चीज़ों को लेके पैसा वैसा जो स्कीम्स में लगाया जाता है वो हमारे पीएम करते हैं। फॉरेन करेंसी कैसे एक्सचेंज होती है, अंकिता गोयल, मान लो तुम्हें इंडिया को अमेरिका से डील करनी है, वेपन डील करनी है, तो अमेरिका जो है वो बोलेगा हमें तो डॉलर में पैसा चाहिए, लेकिन इंडिया के पास तो रुपीज़ है, तो इंडिया पहले रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर खरीदेगा एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट से, और फिर डॉलर में पेमेंट करेगा। ये हुआ मतलब अंकिता जी। रेमिटेंस का मतलब, रेमिटेंस का अगर हिंदी मतलब पूछोगे तो प्रेषण होता है। अब प्रेषण तुम्हें समझ में नहीं आएगा, प्रेषण मत समझो प्रेषण क्या होता है, हिंदी मीनिंग मत पूछो क्योंकि तुम ही कंफ्यूज जाओगे। लेकिन मैं बोलूँ, मान लो भारत सरकार ने डैम बिल्डअप कराने के लिए पैसा लगाया,
भारत सरकार ने अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को कोई पेमेंट किया, जैसे सैलरी वैलरी दे रहे हैं भारत सरकार, ये सब रेमिटेंस के अंदर आ जाता है, वेदर प्रोवाइडेड एज अ गिफ्ट और प्रोवाइडेड एज अ पेमेंट, और मे बी कोई और चीज़ का किया हो, मान लो दान दक्षिणा कर दी हो, या राहत वाहत के लिए पैसा दे दिया हो, मान लो बाढ़ आई थी अभी वेस्ट बंगाल साइड, जो तूफान आया था उसमें जो पैसा दिया वो रेमिटेंस ही कहलाया एक तरीके से देखा जाए तो। रेमिटेंस का मतलब हो गया भारत सरकार की जेब से जो भी पैसा जाता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अ पेमेंट, है ना। बात को मेरी समझो कि तुम भारत सरकार को ये नहीं सोच सकते कि अच्छा भारत सरकार तो हमेशा ही पेमेंट कर रही है। समटाइम्स इट इज नॉट पेमेंट, समटाइम्स दैट मनी इज गोइंग फॉर द रिलीफ पर्पसेस, समटाइम्स दैट मनी इज गोइंग फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, और किसी और कारण से भी जा सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसलिए जो भारत सरकार की जेब से पैसा जाता है उसको रेमिटेंस बोला जाता है, आरबीआई उसको रेमिटेंस नाम देता है। थैंक गॉड लाइट आ गई। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है बताओ, रेमिटेंस क्लियर है कि नहीं है। फॉरेन करेंसी बता दिया मैंने, रेमिटेंस भी बता दिया सरिया भाई, आरबीआई को करंट अकाउंट का हाँ वो भी बता दिया था मैंने। और कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लो मेरे से भाई, शर्माना मत बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी शर्माना मत, मैं पूरा बताऊंगा। फॉरेन करेंसी कैसी होती है बता दिया वो भी चीज़। ऑल गवर्नमेंट मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई इन टर्म्स ऑफ मनी मेरे भाई। हाँ शाश्वत भाई बिल्कुल सही बोला है सर। टॉप लेवल आरबीआई, मिडिल लेवल अदर बैंक्स, लोअर लेवल जनता, हेंस एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आरबीआई गोज बैक टू आरबीआई। सही बोला दीपांशी जी। सर जी यूएसए तो पहले से ही डॉलर्स यूज़ करता है तो उसे फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखने होते ना। रखता है, क्योंकि जैसे यूएसए जो है वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, ऐसे बाकी कुछ नेशंस भी रिलेक्टेंट है कि उनको भी अगर यूएसए को उनसे कुछ खरीदना है तो वो नेशंस भी अपनी करेंसी में पैसा मांगते हैं। कई बार चाइना भी ऐसे ही करता है, तो चाइना को भी फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं। चाइना को बोल रहा हूँ यार, अमेरिका को भी रखने पड़ते हैं। हाँ तो डॉलर कहाँ से लेते हैं? डॉलर कहाँ से लेते हैं? डॉलर यू कैन बाय फ्रॉम द मार्केट। आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, क्योंकि ये मार्केट चलता है, अगर आपको नहीं पता अंकिता, यू कैन बाय एंड सेल करेंसी, मतलब इन द नेशनल इंटरनेशनल मार्केट। आप बहुत आसानी से इसको बेच सकते, खरीद सकते हो, मतलब यू कैन बाय एंड सेल डॉलर्स। सट्टा बाजार भी, स्पेकुलेशन मार्केट भी होता है उसको तो लेके। सर जी यूएसए तो पहले से, ठीक है बता दिया मैंने। डॉलर किसे भाई, मुझे समीक्षा तुम्हारा बिल्कुल भी मैसेज समझ में नहीं आया। एक्सचेंज कहाँ से करते हैं वो मैंने बता दिया। मार्केट है पूरा, एक्सचेंज मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। मनी पेड फॉर सोशल वर्क इज़ रेमिटेंस। नहीं दीक्षा, आप गलत बोल रही हैं दीक्षा अग्रवाल जी। मनी पेड फॉर एनी पर्पस, एनी XYZ इज रेमिटेंस, इज रेमिटेंस। खेती के लिए पैसा दिया, रेमिटेंस। अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, रेमिटेंस। वेस्ट बंगाल में बाढ़ आ गई, उसके लिए पैसा दिया, रेमिटेंस। टिड्डों का हमला हुआ था, उसके लिए स्प्रे करवाने के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया, रेमिटेंस। रोड बनवाई, रेमिटेंस। डैम बनवाया, रेमिटेंस। और भी जो भी कर रहे हो, फिर तुम समझ जाओ अब। अरे तो यार तुम्हारा नाम इतना शानदार है आदित्य भाई, वैसे इट्स लाइक मैंने दिल से बोला है ना। आई एम सॉरी अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो उसमें, तो मैंने तो बस ऐसे प्यार से बोला भाई। फॉरेक्स होता है बेसिकली करेंसी लेने के लिए जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है करेंसी लेने के लिए फॉरेक्स। बजट इज ऑल्सो, बिल्कुल रेमिटेंस है दीपांशी जी, बिल्कुल रेमिटेंस है, क्योंकि खर्च किया जाएगा। थॉमस एंड कुक्स, वाह यार शाश्वत हैं, गूगल। पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इज रेमिटेंस। जी अनीशा जी, जी जी जी, मैंने क्या बोला? भारत सरकार कोई भी पैसा दे, रेमिटेंस। फिर आरुषि जी ने गलत बोल दिया, देखो आरुषि तिवारी जी ने गलत बोल दिया। आरुषि तिवारी जी मैंने क्या बोला? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एक्सपेंसेस बेटा, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ खर्चा ही हो। जैसे वेस्ट बंगाल में जो बाढ़ आई थी वो खर्चा थोड़ा ना था भारत सरकार का, वो तो रिलीफ फंड था ना, वो तो फंड देना पड़ा जो 1000 करोड़ के आसपास का समथिंग दिया था, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, वो रिलीफ फंड था, तो वो भी रेमिटेंस है बेटा। तो प्लीज़ लिख लेना कहीं पर, रेमिटेंस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट कैन बी पेमेंट, ट्रांसफ़र, गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ लेके मत चलो मेरे भाइयों। ये देखो लिखा हुआ है, दीक्षा देखो ज़रा, आर्यमान पोद्दार भाई देखो एक बार, अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ बताने का। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। अगर ऐसा हो रहा है कि मेरे कारण कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ बता दो, मैं एक बार फिर से उसको समझा दूंगा रेमिटेंस को। मतलब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये वन वर्ड गलती करो और तुम्हारा MCQ गलत हो जाए, समझ रहे हो? मतलब क्योंकि रेमिटेंस के बारे में कुछ भी आ सकता है। पेमेंट है, ट्रांसफ़र है, गिफ्ट है, चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव, तो तुम एक आध पे टिक लगा के आ गए तो मेरा तो नाम खराब ना भाई। मैं तो चाहता था तुम ऑल ऑफ द अबव पे लगाओ, क्योंकि पेमेंट भी होता है, ट्रांसफ़र भी होता है, गिफ्ट भी होता है, रेमिटेंस तो सब होता है, और तुम लगा के आ गए अकेले पेमेंट पे या फिर ट्रांसफ़र पे, तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाइयों। हाँ ये गिफ्ट लिखा ना मैंने, शाश्वत भाई लिखा है मैंने। गिफ्ट मतलब चैरिटी, मतलब गिफ्ट ही हो गया, वो क्लियर हो गया है। क्या बात है प्रखर भाई, बिल्कुल सही शब्दों में तुमने व्याख्यान किया है। थैंक यू मेरे शब्दों पे ध्यान देने के लिए। वही मैं डर गया था, मेरे शब्दों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं प्रखर की बात लिख भी देता हूँ ताकि कभी तुम्हें इसके बाद दिक्कत ना हो। हिंदी में लिखेंगे अपन, मतलब ये इंग्लिश में लिखेंगे बाकी।
दीपांशी जी आपने कहा था बजट इज़ ऑल्सो रेमिटेंस, आपने लास्ट टाइम ये कहा था दीपांशी जी। अच्छा लास्ट में आपने बोल दिया था, सॉरी मैंने वो देखा नहीं, माफ़ी चाहूँगा। आपने इंग्लिश में हिंदी लिखी थी ना, तो वो शायद मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी मेरी गलती है, आई एम सॉरी मेरी गलती। लियो बनर्जी भाई थोड़ा सा गलत लिख दिया तुमने, नॉट ऑल रेमिटेंसेज आर एक्सपेंसेस, ये होना चाहिए था। अदिति ने कहाँ कमेंट किया है सर, इसका मतलब कि सरकार कुछ भी, फिर तुमने खर्चा जोड़ दिया अदिति। खर्चा नहीं बोल सकते मेरे बेटा समझो, डोंट यूज़ द टर्म खर्चा सो ऑफन के खर्चा तुम्हें लगे कि हर चीज़, यू आर इन कॉमर्स, हर चीज़ को खर्चा नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट से कि तुमने अपने भाई या बहन को पैसा दिया तो वो खर्चा हो गया, समझो। ऐसे ही भारत सरकार के बच्चे हैं हम सब, और बड़े बूढ़े भी सारे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली सरकार के हम सब जितनी पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, तो अगर उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया तो वो हर बार खर्चा नहीं होगा, समझो। अदिति डोंट यूज़ द वर्ड खर्चा, तुमने पहले एक्सपेंस यूज़ किया, अब खर्चा यूज़ कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो जाओगे। डोंट यूज़ द वर्ड एक्सपेंस, बिकॉज एक्सपेंस बिकम्स ऑटोमेटिकली, ये देखो पेमेंट हो जाता है वो, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेमेंट्स। आरुषि ने क्या लिखा है, जितना पैसा गवर्नमेंट लगाती है कहीं भी किसी भी फॉर्म में वो रेमिटेंस। बिल्कुल आरुषि, तभी तो बिल्कुल सही बोल दिया अब आपने। बैंकिंग ऑपरेशन का मतलब मेरे भाई होता है बैंक से जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव किस रीज़न से आ रहा है, किस रीज़न से जा रहा है, सब बैंकिंग ऑपरेशन में आएंगे। हाँ भाई और बहन तक तो बैड डेट हो गया। अदिति कहाँ गई? अदिति जी तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, मैं कैसे समझाऊँ अब खबीब भाई ने गलत आंसर दे दिया, उन्होंने बोला एवरीथिंग कम्स अंडर रेमिटेंस। खबीब भाई नहीं, इसका मतलब ये एवरीथिंग में तो फिर रिसीट भी आ जाएंगे, फिर पेमेंट्स भी आ जाएंगे। नहीं मेरे खबीब भाई, एवरीथिंग डजंट कम अंडर रेमिटेंस, ओनली द मनी दैट इज गोइंग आउट दैट विल बी टर्म्ड एज रेमिटेंस। ओके, वो रिकॉल्ड है, हाँ रिकॉल्ड होता है भैया उसमें। डिमांड लोन में ये होता है आप कभी भी वापस मंगवा सकते हैं समीक्षा जी। अदर्स में जो भी कर लो फिर अदिति, उसकी लिमिट नहीं है बेटा। अदर्स का मतलब हो जाता है इसके अलावा कोई भी पैसा। देखो अपन ने एक्सचेंज बता दिया, रेमिटेंस बता दिया, इसके अलावा भी अगर आरबीआई कोई ऑपरेशन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, दैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आरबीआईज ट्रांजेक्शंस थ्रू गवर्नमेंट करंट अकाउंट। इसको हाईलाइट करो, ये देखो अगर तुम्हें इसको याद रखना है तो ये याद रखो, गया गवर्नमेंट के पास से पैसा गया मतलब रेमिटेंस। कितना हिंदी में लिखवा दिया, कितना शुद्ध हिंदी में। और पूछो भाई ताब पेमेंट क्या होता है आदित्य सरिया भाई, ताब पेमेंट नहीं पता क्या होता है भाई? तबले अबले का पेमेंट हो रहा है क्या, ऐसा कुछ है क्या भाई? ताब पेमेंट कुछ भी थोड़ा सा मुझे समझाओ, ताब पेमेंट किसे कहते हैं? बैंक से जितना क्रेडिट होगा अमाउंट वो रेमिटेंस। ये कौन जहरीला इंसान था? आरुषि तिवारी जी क्या हो गया, तुम जिंदा तो हो? क्रेडिट व्हाट कम्स इन होता है, मतलब इन द सेंस क्रेडिट वो वाला मत देखो तुम, यहाँ पे इनकम के फॉर्म में देखा जाता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगर रेमिटेंस को देख रहे हो तो रेमिटेंस को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जैसे देखोगे। आरुषि मत तो करो यार। लियो बनर्जी ने एक और गलत आंसर दे दिया, देखो तो क्या ही होता है गलत। गलत है लियो भाई, बिल्कुल गलत है, 0 हो जाएंगे इसके मार्क्स। बिल्कुल सही अदिति जी, अब आ गई आप सही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। रिकॉल्ड का मतलब होता है वापस मंगवाना, कॉल करना मतलब कॉल, रिकॉल्ड मतलब वापस मंगवा लेना उसी चीज़ को। और बोलो, क्योंकि लियो भाई तुम गलत इसलिए हो क्योंकि बैंक जो गवर्नमेंट है ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर लायबिलिटी हो तभी। जैसे तुम एक बात बताओ लियो भाई, क्या गिफ्ट किसी के भी ऊपर लायबिलिटी होती है? अगर तुमने कहा है लायबिलिटी तो मतलब गिफ्ट तो आने नहीं चाहिए फिर इसमें, क्योंकि गिफ्ट की तो किसी की भी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसे तो फिर गलत हो गए ना भाई लियो भाई, इसलिए तेज नहीं चलना है। एनी ट्रांजेक्शन बाय गवर्नमेंट इन अ बैंक इज कॉल्ड रेमिटेंस। फेरू 100% गलत, 100% गलत। मैं लिख ही देता हूँ अंग्रेजी में, वरना तुम लोग ख़त्म ही हो जाओगे, आज यही बस टॉपिक चलता रहेगा। लो भाई अंग्रेजी में भी लिख दिया तो भी गलत है, नहीं लिखा है तो भी गलत है लियो बनर्जी। अगर तुम्हें NHIB लिखा हुआ है तो भी गलत है, क्योंकि लायबिलिटी भी पे करने के काम आएगा, जो लायबिलिटी नहीं है वो भी पे करने के काम आएगा। ये होता है रेमिटेंस। वही तो समझा रहा हूँ ना, तुम उसे स्पेसिफाई कर रहे हो। तुम सब लोग एक ही गलती कर रहे हो कि तुम लोग रेमिटेंस को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हो एक टर्म में कि अच्छा ये पेमेंट है। नहीं, ये पेमेंट नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है। एक बोल रहा है ये पेमेंट है, दूसरा बोल रहा है ये लायबिलिटी नहीं है। डोंट डिफाइन इट इन वन टर्म, बस ये गलती कर रहे हो। अगर आंसर देना चाहते हो, वाकई में अंग्रेजी झाड़नी है तुम्हें कमेंट में, एक काम करो 3 वर्ड यूज करो, पेमेंट, ट्रांसफर, गिफ्ट। मैं हाँ बोल दूंगा सही आंसर, लेकिन तीनों में से आइदर और कर लिया तुमने, कोई भी एक टर्म यूज कर लिया, वहीं गलत हो जाओगे। ये तीनों इकट्ठे ही यूज होंगे रेमिटेंस के टर्म में, वरना नहीं यूज होगा कोई भी।
तीनों यूज़ करो वरना एक भी यूज़ मत करो, ख़त्म कहानी। नहीं आरुषि जी, कभी भी हम इनकम और एक्सपेंसेस में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट यूज़ नहीं करते मेरे बेटा। हम हमेशा इसमें यूज़ करते हैं इनकम और एक्सपेंस वाले, मतलब क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ वो वी बन गया बट वो मेरा आर है, रेमिटेंस ही है वो, वरना कल कोई मुझसे पूछेगा वेमिटेंस आपने क्या बताया था, फिर से समझा दो वेमिटेंस। बिल्कुल सही अदिति, है ना, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, ज़्यादा होशियार नहीं बनना है और कोई भी एक टर्म यूज़ नहीं करना है। मैं इतना माथा नहीं फोड़ता, लेकिन अगर एमसीक्यू गलत कर दिया और किसी के 1 मार्क चले गए तो वहीं पे केस हो जाएंगे, मैं वो नहीं चाहता। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब, है ना, बहुत टाइम लग गया इसमें। बैंकर्स टू गवर्नमेंट ही पूरा समझा रहा हूँ प्रिया जी। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया कि आरबीआई जो है, जैसे आपका खाता आपने कहीं खुलवाया, मान लो एसबीआई में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपका वो खाता हो गया, अब आप वहाँ से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऐसे ही भारत सरकार कहाँ खाता खुलवाएगी? अब ऐसा तो है नहीं आप एसबीआई में खड़े हुए हो, आपके पीछे भारत सरकार खड़ी हुई है, तो होगा क्या जी, यहाँ पे प्रिया जी भारत सरकार अपना जो खाता है वो आरबीआई के पास खुलवाएगी। तो आरबीआई उनको ये कुछ फैसिलिटी देगी, जैसे आरबीआई बैंकर की तरह काम करेगी, एजेंट मतलब आरबीआई दौड़ दौड़ के बैंक के सारे काम करवाएगी। जब बात आएगी गवर्नमेंट की, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी बनेगी, मतलब आरबीआई सलाह भी दिया करेगी भारत सरकार को कि कैसे आपको पैसा यूज़ करना है वगैरह वगैरह। फिर क्योंकि भारत सरकार जो है वो बिज़नेस की तरह ऑपरेट करती है अपने आप को, यहाँ पे लिखा है, तो आरबीआई उसमें पूरी हेल्प करती है। आरबीआई सारे काम जो गवर्नमेंट है उसकी करवाती है। मेरे ख्याल से यहाँ से तो आपने पूरा सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मुझे बताइए आप कहाँ थे। मतलब सीधी सी बात ये है, मैंने यहाँ पे फंडा जो समझाया बेटा वो यही था कि आरबीआई इज़ एक्चुअली द बैंक फॉर द गवर्नमेंट। भारत सरकार कभी भी आपको पंजाब नेशनल बैंक में लाइन में खड़ी नहीं मिलेगी, या बैंक ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगी, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं मिलेगी। भारत सरकार का बैंक खाता जो खुलता है वो आरबीआई के पास खुलता है। बाबा जी आरबीआई तो गवर्नमेंट के अंडर है, तो वो कैसे गवर्नमेंट? नहीं, आरबीआई ऑटोनोमस है। नीरज भाई अगर आपने ऐसा कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। ट्रेजरी बिल एक्सप्लेन कर दूं। ट्रेजरी बिल का मतलब होता है भारत सरकार एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकालती है, देखो एक ऐसा बिल दिखता है भारत सरकार का, ये ऐसा बिल रहता है जिसको टी बिल बोलते हैं या ट्रेजरी बिल बोलते हैं, ठीक है। ये टी बिल जो होता है, मान लो इसकी वैल्यू 24,000 रुपये, मान लेते हैं 24,000, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, ठीक है, कि यार 24,000 रुपये का एक ट्रेजरी बिल है। अब ये 24,000 रुपये का ट्रेजरी बिल भारत सरकार उठाएगी और आरबीआई को दे देगी। आरबीआई बड़ी खुश हो जाएगी भाई कि चलो हमारे पास ट्रेजरी बिल आ गया है, और आरबीआई उस ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट में भारत सरकार को लोन दे देगी, गवर्नमेंट को। ऐसा होगा मेरे भाइयों। तो ट्रेजरी बिल एक तरह का बिल होता है जो इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है जब इंडियन गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। इंडियन गवर्नमेंट वो ट्रेजरी बिल उठाएगी, मार्केट में बैंक्स को भी इशू कर सकती है, आरबीआई को भी। तो आरबीआई को वो ट्रेजरी बिल देगी, आरबीआई बदले में पैसा देगा, भारत सरकार उस पैसे को यूज़ करेगी। नाउ जब भारत सरकार को यूज़ हो जाएगा पैसे का, आरबीआई को वो पैसा वापस लौटा देगी। बस ट्रेजरी बिल में एक ही चीज़ है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, जो ट्रेजरी बिल है वो डिस्काउंट पे इशू होता है, ठीक है। 24,000 पे जैसे सरकार ने इशू किया था, लेकिन सरकार जब वापस लौटाएगी तो ट्रेजरी बिल पे जो ओरिजिनल अमाउंट डली हुई है वो लौटाएगी, जैसे 30,000। मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रेजरी बिल इज़ 24,000। तो भारत सरकार ने एक ट्रेजरी बिल निकाला 24,000 का, तो उस पर डली हुई थी प्राइस 30,000, लेकिन भारत सरकार आरबीआई से लेगी सिर्फ 24,000। लेकिन जब वापस करने की बारी आएगी तो भारत सरकार पूरा 30,000 वापस करेगी। ऑटोनॉमस मतलब किसी के अंडर नहीं आते, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं ट्विंकल शर्मा जी। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंटली काम करना, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना। नहीं दीक्षा जी, भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट। ये जो आप पार्टीज़ वार्टीज़ बोल रहे हो ना, इन सब का नहीं खुल जाता। पार्टीज़ का कोई अकाउंट नहीं खुलेगा, गवर्नमेंट का अकाउंट खुलता है। और ये जो मोदी जी हो गए या फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब रिप्रेजेंटेटिव हैं उस भारत सरकार के, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो हीरो का, होंडा का, मारुति का, इन सब का अपना अपना बैंक अकाउंट है, बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपने आप में सेपरेट गवर्नमेंट भी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, जिसको चलाने वाले ये मोदी जी वगैरह वगैरह हैं। ये लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन सरकार तो सरकार ही है, गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट। नाउ ये सब उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। दीपांशी जी, क्योंकि आप ऐसे ही पैसे नहीं छाप सकते, आपकी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी उठा के कुछ भी पैसे छाप लो। ये अपन बिजनेस नहीं खेल रहे हैं, जो वो घर वाला बिजनेस होता है ना, जो अपन सिक्कों से खेलते थे, वो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट यू आर लायबल। आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते हो जितना आपका इंडिया में आउटपुट है। अगर उससे ज़्यादा आपको करेंसी प्रिंट करनी है, प्लीज़ आप परमिशन लीजिए वर्ल्ड बैंक की, ऐसे नहीं कर सकते। नीरज ऐसा नहीं है, तुम्हें पता नहीं आरबीआई के बारे में किसने पढ़ाया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा।
क्योंकि आरबीआई बाकी बैंक जैसी नहीं है। आरबीआई तो बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आने भी वाला हूँ। आई डोंट नो तुम्हें ये कैसे किसने बताया है, ऐसा नहीं करता है आरबीआई। आरबीआई का मेन काम है मॉनेटरी सिस्टम को इंडिया में तरीके से चलने देना। ये जैसे अभी जो नोट जो हुए थे, नोटबंदी वगैरह हुई थी, वो आरबीआई ने कराई थी, वो बाकी बैंक नहीं करा सकते थे, वो आरबीआई का काम था। अगर ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर ली तो क्या होगा, जो आपका दूध का पैकेट 15 रुपये का पड़ता है वो आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये का एक पड़ेगा। क्या बोला तूने? और आपके पास बहुत सारा पैसा भी होगा। और मारुति जो है, मारुति नैनो ले लो, जो नैनो कार है टाटा नैनो, वो कम से कम 15 से 20 करोड़ की पड़ेगी। और एक पेंसिल भी खरीदने के लिए आपको मे बी 70 से 80 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर खुद से करेंसी प्रिंट करने लगे तो, बिकॉज वैल्यू बहुत जल्दी डिग्रेड होगी इंडियन करेंसी की। हाँ सर, 9th में पढ़ा था, करेंसी ज़्यादा प्रिंट करने से रशिया में इन्फ्लेशन। अरे उसका देखो, सीरिया का देखो ना क्या हाल हुआ था। ओके, पढ़ा नहीं है तो भाई देख नीरज, सीधी बात है, आरबीआई टॉप पे बैठता है, ठीक है। ये रहा आरबीआई नीरज मेरे भाई। आरबीआई के नीचे 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 बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, और आरबीआई के जस्ट बगल में बैठता है भारत सरकार, गवर्नमेंट बैठती है। ऐसे चलता है भाई, है ना। आरबीआई के जस्ट बगल में गवर्नमेंट, और आरबीआई के अंडर में बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं। तो आरबीआई गवर्निंग काउंसिल एक तरीके से यार नज़र रखने वाली है। आरबीआई का काम है सब पे नज़र रखना, सबको देखना, डिस्प्यूट सुलझाना, कोई कमर्शियल बैंक कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि आरबीआई के अंडर जितने बैंक्स हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। लेकिन आरबीआई अपने आप को कमर्शियल बैंक नहीं बोल सकता, बिकॉज जैसा तुमने बोला उसका जस्ट ऑपोजिट है। आरबीआई अपने आप में कमर्शियल बैंक नहीं है, आरबीआई का कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है। आरबीआई का काम है मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बाकी सारे बैंक्स जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं। ये आरबीआई का काम है नीरज मेरे भाई। हाँ प्रखर भाई पूछो। स्टार्विंग बिलियनियर, बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट में बोला है। हाँ, जर्मनी ने भी किया था भाई, याद है मुझे। सबके पास नहीं, लैम्बो नहीं हो पाएगी, क्योंकि लैम्बो 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, एंड नोबडी कैन बाय लैम्बो, बिकॉज जो हर एक चीज़ की प्राइस मान लो 1000 टाइम्स तक बढ़ जाएगी। ऐसा लेके चलो 1000, 2000 टाइम, 10,000 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर लैम्बो 1 करोड़ की आती है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो, लैम्बो उतनी महंगी हो जाएगी। या मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कर दो, मतलब तुम्हें एक आईफोन ही 8 से 10 करोड़ का मिलेगा। तो अब तुम सोच लो। तो सिर्फ मोदी जी को बैंक, अरे मोदी जी का बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा मेरी बेटा, मोदी जी का बैंक अकाउंट नहीं होगा। क्या तकलीफ है इनको? ऐसा नहीं होता। आरबीआई में आम इंसान, मोदी जी क्या है, कुछ नहीं है। मोदी जी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। लाइक अभी डोनाल्ड ट्रंप क्या है, प्रेसिडेंट है ना। प्रेसिडेंट किसका है, यूएसए का है, तो वो यूएसए को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हमारे पीएम जो मोदी जी है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन पीपल, बस वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज गवर्नमेंट, दिस इज गवर्नमेंट, एंड दिस इज मोदी जी रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मोदी जी अपना खाता खुलवा ले, कोई इंसान खाता नहीं खुलवा सकता वहाँ पे, सिर्फ गवर्नमेंट का खाता होता है। और गवर्नमेंट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। भारत सरकार अपने आप में है, जो भी पार्टी में मनमोहन आए, मनमोहन आके चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी आके चले गए, मोदी जी आके चले जाएंगे, गवर्नमेंट का खाता हमेशा आरबीआई के पास खुला रहेगा। बस डॉक्यूमेंटेशंस जो है मनमोहन के पास से मोदी जी के पास आ गए, मोदी जी के पास से वो डॉक्यूमेंट्स किसी और के पास पहुंचते रहेंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट का खाता है। समझे कि नहीं समझे? और पूछो, और पूछो। सृष्टि गौर ने बोला ट्रेजरी बिल वापस से समझा दो। भाई ट्रेजरी बिल का मतलब होता है, एक ऐसा बिल होता है देखने में, ये बिल पे भारत सरकार साइन करती है, आरबीआई इस बिल पे अमाउंट डला होता है 30,000 रुपीज़ का, ये 30,000 रुपीज़ का साइन डला होता है, आरबीआई इसको 24,000 में रख लेती है। भारत सरकार जो है आरबीआई को ये पकड़ा देती है ट्रेजरी बिल, इसको टी बिल कहा जाता है या ट्रेजरी बिल कहा जाता है। भारत सरकार इसको आरबीआई को देती है, आरबीआई बदले में 24,000 रुपीज़ दे देती है, 1 साल के लिए मान के चलते। अब जब आरबीआई को पैसा वापस मिलेगा भारत सरकार से, तो भारत सरकार पूरा 30,000 वापस करेगी। ये फंडा हो जाता है। मतलब जो ये ट्रेजरी बिल है, ये जो टी बिल है, ये जो गवर्नमेंट है ये इशू करेगी आरबीआई को एट अ डिस्काउंट। अगर 30,000 का है, 6,000 के डिस्काउंट पे इशू करेगी, तो आरबीआई इन एक्सचेंज दे देगा ₹24,000 गवर्नमेंट को। लेकिन जब गवर्नमेंट रिटर्न करेगी तो पूरा 30,000 रिटर्न करेगी आरबीआई को। तो इससे गवर्नमेंट को एक तरीके से नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए था तब आरबीआई से मिल रहा था। और बोलो भाई, और कुछ डाउट बचा है तो पूछ लो इस चीज़ से रिलेटेड। बिल्कुल मोदी जी मिल सकते हैं, एसबीआई की लाइन में मिल सकते हैं, और होगा उनका अकाउंट एसबीआई में। आईएनआर में सिल्क आती है 160, वही सिल्क $0.3 में मिलती है यूएसए में, ऐसा क्यों? भाई मुझे आइडिया नहीं है इसका, लेकिन मुझे ये पता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर बहुत महंगे हैं। लाइक एक चारपाई यूएसए नहीं, ऑस्ट्रेलिया में 78,000 की पड़ती है एक चारपाई। ये तो तुम गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। रुपीज़ की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रोडक्शन करो।
हाँ वो तो सिंपल सी बात है ना भाई, आप इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, सिंपल सी बात है, अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो वो सस्ता होगा, बाहर महंगा होगा। ये तो कॉमन कंसेंसस है कि भाई जो चीज़ जहाँ की है वहाँ सस्ती होगी, दूसरी जगह महंगी होगी, ये नॉर्मल सी चीज़ है। और दिक्कत ये है कि हम जो हैं वो दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम खुद पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी करेंसी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना चालू हो जाएगी। मनी डिनोमिनेशन की डिफरेंस की वजह से वैल्यू डिफरेंशिएट होती है रुपये और डॉलर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आज से 25 साल पहले हुआ करता था आरुषि जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट। अगर आपका आउटपुट अच्छा है, योर करेंसी विल बी अप्रिशिएटेड। लेकिन अगर आपका जो आपकी करेंसी है, अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है या इंप्रूव नहीं हो रही है, देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज आपका आउटपुट जो है वो हैविली आउटसाइडर्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि प्रखर भाई इंडिया में बेचना ज़्यादा आसान है चाइनीज़ कंपनी के लिए, क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और यूएसए से कोई जो चाइना है उसके यूएसए से कोई डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस ऐसे नहीं है एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, इसलिए वो वहाँ पे जाके महंगा हो जाता है। जैसे आईफोन इंडिया में आके महंगा हो जाता है, क्योंकि आईफोन का सेंटर एशिया है ही नहीं, वो एशिया में बेचना ही नहीं चाहते हैं। इसके कारण वो तुम्हें डिफरेंस में देखने को मिलता है, आईफोन इंडिया में इतने महंगे हैं। येस, मोर आउटपुट मोर वैल्यू ऑफ करेंसी। ये सब ने नोट कर लिया इतना जितना मैंने करवाया आज? ये वाला टॉपिक तुम लोगों ने नोट करा कि नहीं भाई? ये डाउट क्लियर है कि नहीं, बता दो मुझे। दीक्षा, ऐसी बातें हम करते ही नहीं हैं। ठीक है, कोई और डाउट है तो बता दो मेरे भाइयों। कोई और डाउट है तो, कुछ भी और डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो यार अभी, क्योंकि मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी डाउट्स पूरी तो ले ली है। कुछ और है तो मुझसे पूछ लो भाई, कुछ भी और ऐसा लगे तो प्लीज़ बता दो। ट्रेड रिलेशंस भाई, खबीब भाई, सारी चीज़ें ट्रेड रिलेशंस पे, टैक्सेस पे, वहाँ टैक्सेस कम चार्ज होते हैं, हमारे इंडिया में टैक्सेस ज़्यादा चार्ज होते हैं। एप्पल को ऐसा क्यों नहीं पसंद, एशिया क्यों नहीं पसंद? वो भाई इसलिए क्योंकि एशिया में उनका कहना है कि एशिया में अफोर्डेबिलिटी नहीं है। द पीपल कैन नॉट अफोर्ड एप्पल प्रोडक्ट्स, दे थिंक कि इंडिया में सस्ता ही चीप ही बिकता है। एंड द फिगर्स ऑल्सो शो द सेम कॉन्टेक्स्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेडमी और ये सब पॉपुलर हैं। हम कहने को कहते हैं कि एप्पल बहुत चलता है, बट एप्पल का 100% मार्केट में से सिर्फ 3 या 2.5% मार्केट स्टेक है अभी के टाइम पे, करंट सिचुएशन में। ओनली 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ओन्स एप्पल प्रोडक्ट्स, सिर्फ 3%। तो अब आप सोच लो क्या हालत है। मैं जनरल पूछ रहा सर, US $1 में चॉकलेट्स मिलती है, इंडिया में 100 रुपये में क्यों मिलती है? क्योंकि प्रखर भाई ये वही बात हो गई, अपने घर का खाना खाओगे तो फ्री का है, बाहर का खाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। इंडिया में अगर वही चीज़ इंडियन प्रोडक्ट लोगे तो आपको उतना ही सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ आप आउटसाइडर से, जैसे अमूल की चॉकलेट खाओ, हमेशा सस्ती पड़ेगी, बड़ी मिलेगी और सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज़ आप कहीं बाहर किसी फॉरेन कंपनी की लोगे तो क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एक्सपर्टीज़, अपना रिसर्च वर्क लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे प्रखर मेरे भाई। तो ये होता है भाई, दे चार्ज बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो जो भी आउटसाइडर होगा वो हमेशा महंगा होगा, जो इनसाइडर होगा वो हमेशा सस्ता होगा। इंडिया विल बी द नेक्स्ट हब, अगर 10 साल का कॉन्टेक्स्ट लेके चले फेरू तो हाँ, एकदम से बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एप्पल को प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, बिल्कुल सही। एप्पल का कहना है हम उनको टारगेट ही नहीं करते जिनकी पेइंग कैपेसिटी है नहीं, हम डिस्काउंट्स नहीं लेके आएंगे। नहीं आरुषि जी, मेरा काम है यार, मेरा काम है तुम लोगों के आंसर्स देना, मुझे अच्छा लगता है। कई बार आ जाते हैं डाउट्स यार, नेचुरल है वो चीज़, नेचुरल है, वो मेरा काम है, तभी तो तुम लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो। अगर मैं भी फ्रस्ट्रेट होने लगूँ तो फिर हो गया, फिर तुम किससे पूछोगे? कौन बचेगा जो तुम्हें बताएगा? कौन तुम्हें यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ तुम सबको? हैं बताओ, बताओ, कॉपीराइट ना आ जाए इतने में। प्रोडक्ट कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, सेम प्रोडक्ट उधर 1 में उधर 80 में क्यों? उधर 1 में, यहाँ पे मतलब तुम बोलना चाह रहे हो वहाँ पे $1 में क्यों? देखो भाई, जो तुम्हें प्राइस डिफरेंस दिखता है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि याद रखना, जो $1 1 है और इंडियन करेंसी 73 है, इसका मतलब प्रखर मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वी आर 73 टाइम्स बैकवर्ड इन कंपैरिजन टू अमेरिका। दैट इज़ वाई वी हैव टू पे मोर प्राइजेस भाई, सिंपल सा रीज़न यही है। बोला जाता है हम अभी भी यूएसए से 100 साल पीछे हैं, लेकिन करेंसी में देखा जाए तो वी आर 73 टाइम्स बैकवर्ड, हम 73 टाइम्स बैकवर्ड हैं। ये रीज़न है कि हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। मान लो हमारे पास भी वो सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी स्मार्टनेस होती तो हम $1 इक्वल्स टू, मतलब 1 USD इक्वल्स टू 1 रुपीज़ रख सकते थे प्रखर मेरे भाई। आई थिंक सो, अब आप समझ गए होगे। ए फ़ोन सिंस इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, वरना एप्पल और सैमसंग तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इंडिया में वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी की जाए, जनरेट की जाए, रिसर्च करके इंडिया में प्रोडक्ट ही इंडिया का हो, मेड इन इंडिया नहीं, रिसर्च एंड डेवलप्ड इन इंडिया भी हो, वो चीज़ ज़रूरी है। और आपको पता होगा भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन भारत अभी तक एक लैपटॉप नहीं बना सका। चंद्रमा पे जा चुके हैं लेकिन एक लैपटॉप नहीं बना सका। सोचो कितनी बुरी बात है।
Yes, product traveling charges also make it expensive because nobody wants to manufacture in India at least for now. आगे आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, बट कुछ कह नहीं सकते मेरे भाइयों. चलो भाई, तो मिलता हूँ अगली क्लास में. तुम सबको बहुत सारा प्यार और काफ़ी सारे डाउट आज तुम लोगों के क्लियर कर दिए. ऐसे ही इंटरैक्टिव क्लास रखा करो, अच्छा लगता है तुम लोग जब साथ में साथ देने लगते हो, बहुत मज़ा आता है. तो चलो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद.